एवरीवन, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इतिहास से संबंधित, प्राचीन इतिहास और उसके कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट से संबंधित एमसीक्यू सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि जिस एग्जाम में आप लोग बैठने वाले हैं उस एग्जाम में चीज़ों से फैक्चुअल जानकारियाँ पूछी जाती हैं। पर्टिकुलर सेगमेंट से फैक्चुअल जानकारियाँ आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो हम लोग उसी को बेस बना करके आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज तैयार की है। तो लेट अस हैव द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट सीरीज। आज आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका जो टॉपिक है वो है पोस्ट गुप्ता और दिल्ली सल्तनत। ये गुप्त पीरियड के बाद का काल और दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ होने के काल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं हमारे एग्जाम के लिए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, द गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग गुप्ताज पीरियड वर कॉल्ड, यानी गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो इसके लिए शब्द है दिनार, रूपक, पण और टंका। तो पण आप जानते हैं, ये वैदिक काल में पण कहा जाता था और गुप्त काल में इनको दिनार कहा जाता था गुप्त काल में। तो इसका सही उत्तर होगा दिनार। रूपक चांदी की मुद्राएं होती थी। टंका सल्तनत काल में चांदी की मुद्राएं होती थी, रजत मुद्राएं। ठीक है, इसका सही उत्तर है दिनार, यानी गुप्तकालीन सोने की मुद्राएं दिनार कहलाती थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Hensang was Chinese traveler who visited the India in the 7th century AD, जिसने 7वीं शताब्दी में भारत को विजिट किया, भारत का दौरा किया। तो ये आप जानते हैं हर्षवर्धन के काल में उसने भारत का दौरा किया और वो 7वीं शताब्दी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। हर्षवर्धन पीरियड। ओके, नेक्स्ट, हर्षवर्धन रॉट रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका। बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन वाज हिमसेल्फ अ गुड लिटरेरी फिगर, सो ही रॉट सो मेनी बुक्स। सम ऑफ देम आर रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका। ये नाटकों की उसने रचना की, बहुत अच्छा नाटककार था। ही वाज अ ड्रामाटिस्ट। प्रभाकर वर्धन अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज एंड परम भट्टारक। प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज और परम भट्टारक का टाइटल धारण किया। द हर्षचरित वाज रिटन बाय बाणभट्ट। हर्षचरित को बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। बिल्कुल सही है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। दरबारी कवि था, उसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है हर्षचरित, जिससे हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन द नालंदा यूनिवर्सिटी एज मेंशन्ड बाय हेनसांग? हेनसांग जब भारत आया था तो उस समय हर्षवर्धन राजा था और हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी भी किया है। ही स्टडीड फॉर 4 to 5 ईयर इन नालंदा। नालंदा में स्टडी किया है, और जो उसने अपना ट्रैवलिंग अकाउंट लिखा है उस ट्रैवलिंग अकाउंट में उसने मेंशन किया है कि जब वो पढ़ता था नालंदा में तो उस समय नालंदा में स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो 10,000 था। हालांकि ये डिबेटेबल है कि नालंदा में स्टूडेंट की संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन हमको ये पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने कितना मेंशन किया है। तो हर्षवर्धन ने ये मेंशन किया है कि नालंदा में स्टूडेंट की संख्या 10,000 थी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पैट्रन ऑफ कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग? सेंट्रल इंडिया में कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था उसको डेवलप किसके समय पर किया गया? कोटा स्कूल शैली, कोटा चित्रकला, ये राजस्थानी चित्रकला है, क्षेत्रीय चित्रकला का उदाहरण है और बहुत फेमस था ये। और इसको बनाने वाला जो कलाकार था, पेंटर था, जिसका नाम था उम्मेद सिंह।
तो ड्यूरिंग द उम्मेद सिंह द कोटा स्टाइल ऑफ राजस्थानी पेंटिंग गॉट इमर्ज एंड गॉट पॉपुलराइज। तो इस समय पर उम्मेद सिंह के समय पर कोटा चित्रकला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट वन, द नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज दैट कन्फ्रंटेड द राष्ट्रकूटास वर। मतलब वो कौन सी डायनेस्टीज हैं नॉर्थ इंडिया की जिन्होंने राष्ट्रकूटा के साथ युद्ध लड़े थे। तो आप जानते हैं कि उत्तर भारत में राष्ट्रकूटों के समकालीन कौन कौन सी डायनेस्टी थी। अगर आपको लेक्चर याद है तो आई हैव मेंशन, मैंने ये बताया है कि जब राष्ट्रकूटों का शासन दक्कन और दक्षिण के क्षेत्र में था उस समय नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर पाल का शासन था और वेस्ट में गुर्जर प्रतिहार का शासन था। तो गुर्जर प्रतिहार एंड पाल वर द अपोनेंट्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया टू राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूटाओं से लड़ने वाले और उनके विरोधी दो थे, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इसमें हम लोगों को दोनों कहाँ दिखेंगे, पाल और चंदेलास। तो ये नहीं हो सकता है, प्रतिहार्स एंड पाल, दिस इज द करेक्ट आंसर, प्रतिहार एंड पाल। ये आपको क्यों है ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों है, कि उस समय यही शासन था। परमार तो बहुत बाद में आए हैं, परमारों की उत्पत्ति राष्ट्रकूटों से हुई है ना। तो ये मालवा में थे। गुर्जर प्रतिहार और पाल ये दोनों अपोनेंट थे जिन्होंने इसके साथ युद्ध लड़ा है, किसके साथ, राष्ट्रकूटों के साथ। ये राष्ट्रकूट है। ठीक, नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ न्याय दर्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे षड दर्शन में बहुत सारे दर्शन हैं जिनको गुप्त काल में उत्पन्न किया गया था। ये हम लोगों ने अपने पहली सीरीज में भी देखा है कि गुप्त काल में षड दर्शन को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। षड दर्शन यानी भारत में जिन लोगों के जो विचार थे उनको 6 अलग अलग भागों में बांट दिया गया जिन्हें षड दर्शन कहा गया। ये पूरा का पूरा षड दर्शन वेदों में विश्वास करता है। इट मीन्स द षड दर्शन फिलॉसफी हैज द एग्जिस्टेंस इन वेदास है, वेदों के एग्जिस्टेंस में वो पूरा का पूरा विश्वास करता है। तो उस षड दर्शन में गौतम ने जिस दर्शन को उत्पन्न किया था उसको कहते थे न्याय दर्शन, उसको कहते थे न्याय दर्शन। कपिल ने जिसको डेवलप किया था उसको कहते थे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। जेमिनी ने जिसको उत्पन्न किया था उसको कहते थे वैशेषिक दर्शन। पतंजलि ने जिसको विकसित किया था उसको कहते थे योग दर्शन। तो ये दर्शन थे। इसमें पूछा गया है कि न्याय दर्शन का फाउंडर कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा गौतम। गौतम वाज द फाउंडर ऑफ न्याय दर्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगला है, ये बुक्स के ऑथर हैं और उसके साथ उनमें जो ऑथर ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं उसको अपन को पेयरिंग करनी है। लेट अस सी। शूद्रक। शूद्रक ने गुप्त काल में बहुत फेमस पुस्तक लिखी जिसका नाम है मृच्छकटिकम। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा है। कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम को लिखा है और भवभूति ने उत्तर रामचरित को लिखा है। तो कैटेगरी क्या बनेगी इसकी, ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी 3 और 4। तो ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3 और डी के साथ 4। इट मीन्स द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और इन बुक्स में क्या लिखा हुआ है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वंस अगेन हम लोग इसका डिस्कशन देख सकते हैं कि मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम है, इसका जो हीरो है विक्रमोर्वशीयम का वो है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इसका नायक है और इसकी नायिका कौन है, उर्वशी। उर्वशी इसकी नायिका है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। हु स्टार्टेड गुप्ता एरा। गुप्ता एरा यानी गुप्ता कैलेंडर किसने शुरू किया है। तो आप जानते हैं कि गुप्त वंश में जो फाउंडर थे उनका नाम था श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता, और उनका पीरियड था 240 to 280, 240 से 280 एडी तक।
इसके बाद आते हैं घटोत्कच, और इनका पीरियड था 280 से 319। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्ता फर्स्ट 319 टू 335, ये उनका पीरियड था 319 टू 335। ठीक, इन्होंने ही सबसे पहले एक कैलेंडर चलाया था 319 में, जिसका नाम था गुप्त कैलेंडर या गुप्ता एरा। ये गुप्ता एरा के जो फाउंडर हैं वो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। ठीक है, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट, which of the following writer has mentioned the river Narmada as the dividing line between आर्यव्रत एंड दक्षिणाव्रत? नर्मदा को दक्षिणापथ और आर्यव्रत के बीच का जो डिवाइडिंग है वो कौन से राइटर ने लिखा है? तो आप इसमें देख पा रहे होंगे शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है, उसमें पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो शूद्रक इसका आंसर नहीं हो सकता। और राजशेखरा ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। राजशेखर इज द राइट। राजशेखर ने ये लिखा है कर्पूर मंजरी में, राजशेखर का कर्पूर जो मंजरी है उसमें उन्होंने लिखा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में आर्यों का निवास था और नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्षिणापथ था, जहां पर अलग संस्कृति थी, वहां की भाषाएं अलग थी, वहां की संस्कृति अलग थी, और नर्मदा के उत्तर की भाषाएं अलग हैं और उसकी संस्कृति अलग है। आज का जो हमारा जो दक्षिण भारत है वो नर्मदा के दक्षिण में ही तब माना जाता था, जिसकी संस्कृति और भाषाएं पूर्णतः अलग अलग होती थी। तो ये मेंशन इसने किया है राजशेखर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, इन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। श्रीगुप्ता वाज सक्सीडेड बाय घटोत्कच, उसके बाद घटोत्कच ने शासन किया, ये मैंने अभी आपको जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में बताया है, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट वाज द फर्स्ट टू बी कॉल्ड द महाराजा धीराज द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। चंद्रगुप्त पहला राजा था जिसने महाराजा धीराज का टाइटल धारण किया, अज्यूम किया, बिल्कुल सही है। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशन्स चंद्रगुप्ता फर्स्ट एक्सटेंसिव कंक्वेस्ट। मेहरौली में जो लोहे का स्तंभ लगा हुआ है दिल्ली में, वो चंद्रगुप्त के एक्सपेंशन, साम्राज्य विस्तार का प्रतीक है। मुझे लग रहा है कि ये गुप्त वंश के बारे में ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। एग्जाम इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर और इज करेक्ट, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ए, 1, 2, 3 and 4। 1, 2, 3 and 4, it means all the statements given about the Guptas are correct. Next, who among the following was the mother of Prabhavati Gupta? प्रभावती गुप्त की जो मदर थी वो थी कुबेरंगा। ये हम लोग एक बार इसको और डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा, है ना। तो किसकी मदर थी? कुमारंगा की मदर थी, है ना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर हिज कमेंट्री ऑन मनुस्मृति? आप जानते हैं कि जब हम लोगों ने वैदिक लिटरेचर पढ़ा था तो उसमें बहुत सारी स्मृतिज पढ़ी थी, उनमें से एक थी मनुस्मृति। इस मनुस्मृति को लिखा था ऋषि मनु ने, और जिस पीरियड में लिखा था उसका नाम था शुंगा पीरियड। शुंगा पीरियड में इसको लिखा था, और ये किसके बारे में है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इसके बारे में है। तो मनुस्मृति पर जो सबसे ज्यादा कमेंट किया है, टिप्पणियां किया हैं, वो किए हैं मेधातिथि ने। कमेंटेड टू
मनुस्मृति, उन्हें मनुस्मृति पर कमेंट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राजशेखरा मैरिज टू अवंती सुंदरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें पूछा गया है कि जब राजशेखरा ने अवंती सुंदरी के साथ शादी की तो ये किस प्रकार का विवाह था। और आप जानते हैं कि विवाह के संबंध में दो बड़े फेमस उस समय के प्रोसेस हुआ करते थे। एक को कहते थे अनुलोम और एक था प्रतिलोम। प्रतिलोम, है ना। अब इनमें क्या डिफरेंस है? अनुलोम का मतलब है जो बॉय है और गर्ल है, इसमें डिफरेंस होगा, ये हायर क्लास का होगा और गर्ल लोअर क्लास की होगी। प्रतिलोम इसका अपोजिट होगा, जो बॉय है और जो गर्ल है, इसमें बॉय लोअर क्लास का होगा, गर्ल हायर क्लास की होगी। ठीक, ये दो तरह के मैरिज पैटर्न उस समय थे। अब हम बात करते हैं, राजशेखरा ब्राह्मण था, क्योंकि ये लिखा राइटर था तो ये ब्राह्मण था, और अवंती सुंदरी क्षत्रिय थी। और इसीलिए अगर ब्राह्मण लड़का किसी क्षत्रिय लड़की से विवाह करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? अनुलोम विवाह, हाइपोगेमी। अनुलोम विवाह, इसका मतलब था हाइपोगेमी। तो ये उस समय पैटर्न में था, बहुत प्रसिद्ध भी था। जब भी कोई उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह, और जब कोई उच्च वर्ण की लड़की निम्न वर्ण के लड़के से विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अनुलोम विवाहों को स्लाइटली आंशिक रूप से सपोर्ट प्राप्त था, लेकिन ये पूर्णतः प्रतिबंधित थे। ये पूर्णतः प्रतिबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट। वेयर वाज द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन ड्यूरिंग गुप्तास पीरियड? गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा सेंटर कौन सा हुआ करता था? शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र विदिशा? नहीं, विदिशा, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला या नालंदा? गुप्त काल में सबसे बड़ा था नालंदा, दैट वाज इन प्रेजेंट ऑफ बिहार, फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता। फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता, ये कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया यूनिवर्सिटी था। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन से ठीक से मैच्ड है? क्षेत्र, क्षेत्र उस भूमि को कहा जाता था जो कृषि के योग्य होती थी। अपरहता एक उसको कहा जा सकता था जो फॉरेस्ट लैंड होती थी। वस्ती पास्चुअल लैंड होती थी। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? करेक्ट आंसर्स करेक्टली मैच्ड हैं, तो इसमें तीनों ही करेक्टली मैच, सॉरी 1, 2 और 4 अपराधा मैच नहीं है, फॉरेस्ट लैंड इसको नहीं कहते थे, सॉरी, ये उसका, ये गलत है। इसका मतलब होगा 1, 2 and 4। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1202? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने समाप्त कर दिया, किसने नष्ट कर दिया? समझते हैं उसको। जब भारत पर इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो इस्लामिक इन्वेजन में अजमेर, दिल्ली और कन्नौज से होते हुए ये इस्लामिक बंगाल तक पहुंचे। बंगाल में इस समय गौरी का जो कमांडर था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने अब इन सारे कमांडरों की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर इस्लामिक कल्चर को सेटअप किया जाए। इस्लामिक कल्चर को सेटअप करने के लिए इस पर्टिकुलर प्लेस के कल्चर को डिमिनिश करना था, ख़त्म करना था। तो उस कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ का एजुकेशन जो कल्चर है उसको सबसे ज़्यादा जो बूस्ट मिलता था वो नालंदा से मिलता था, विच वॉज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ दैट टाइम। Number of students were in thousands in Nalanda, and Nalanda was providing the education about the Buddhism and the culture of India.
पूरे इंडिया के कल्चर को प्रोटेक्ट किए हुए था। और बख्तियार खिलजी ने उस नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर के उसको आग लगा दी, और नालंदा में लाखों की संख्या में जो ग्रंथ रखे गए थे वो सारे ग्रंथ जल गए। लगभग 2 से 3 महीने तक वहां पर भीषण अग्नि जलती रही, और भारत के बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट टेक्स्ट थे वो खत्म हो गए। और ये था पूरा इस्लाम और हिंदुओं के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट। तो बख्तियार खिलजी ने उसको 1202 में नष्ट कर दिया, जो कि गौरी का एक कमांडर था। गौरी ने उसको बंगाल में अपॉइंट कर दिया था। ठीक है, तो ये था बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट पता होना चाहिए। इसको बनाने वाले कौन थे? कुमार गुप्ता, गुप्त वंश के, और इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने जब भारत में मुसलमानों के आक्रमण यानी तुर्की आक्रमण भारत में हो गए थे, तब गौरी के एक कमांडर ने, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक, नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ सूफी ऑर्डर इन इंडिया? सूफी जो सिलसिले हैं इनकी स्थापना सूफी सिलसिले की स्थापना अरब के हेरात में हुई थी ओरिजिनली। अरब के हेरात में हुई। ठीक है, इसको भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती लेके आए 1192 के ऑलमोस्ट। जब भारत में इस्लाम की स्थापना की थी किसने? गौरी के साथ जब भारत में उसने 1192 में पानीपत तराइन के सेकंड बैटल में चौहान को पराजित किया, चौहान को डिफीट किया। उसके बाद भारत में बहुत सारे सूफियों का इमरजेंस हुआ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आकर के बस गए, और अजमेर बिकेम द सेंटर ऑफ हिज रिलीजियस एक्टिविटीज। अजमेर, जहां उनकी आज दरगाह है, जिसको सब लोग गरीब नवाज की दरगाह के नाम से जानते हैं, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती को जो टाइटल मिला हुआ था उस टाइटल को कहते थे गरीब ए नवाज, गरीब ए नवाज। ठीक है, तो उसको गरीब नवाज कहा जाता था उनको, और वही चिश्ती सबसे पहले भारत में आने वाले सूफी थे, है ना। इसके अलावा भारत में सूफियों के और भी सेंटर थे, जैसे अजमेर सेंटर था किसका? चिश्तियों का, जिसको बनाने वाले थे मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके अलावा दिल्ली भी बन गया, जहां निजामुद्दीन औलिया साहब रहते थे, और औलिया साहब को कहते थे लोग महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही। ऐसे ही एक सेंटर हुआ आगरा, जहां पर रहते थे सलीम चिश्ती, इनको सलीम चिश्ती कहा जाता था। सुल्तान उल औलिया भी उनको कहा जाता था। सुल्तान उल औलिया हजरत निजामुद्दीन को भी कहा जाता था। और उसी समय हुए निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो भी उनके शिष्य हुए, जिनको तूतिए हिंद कहा जाता था, तूतिए हिंद। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द रॉयल सेक्रेटरीट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? शाही सचिवालय किसे कहा जाता था? सचिवालय किसके समय पर? सल्तनत काल में। दीवाने वजारत नहीं, दीवाने बारित नहीं, दीवान ए इंसा, ये था सचिवालय। कब? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर उसको दीवाने इंसा एक सेक्रेटरीट के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट अल-बरूनीज किताब उल हिंद इज, अल-बरूनी ने जो किताब उल हिंद लिखी है क्या है? सिंपैथेटिक स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मेनली अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक इतिहास, एंड क्रिटिकल ऑफ महमूद गजनबीज प्लंडरिंग रेड्स टू इंडिया, गजनबी के भारत पर आक्रमण है उनके संबंध में, मेनली अ स्टडी ऑफ इंडियंस कल्चर, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। अल-बरूनी के द्वारा जो किताब लिखी गई है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? देखिए, फोर्थ एलिमेंट है, हम लोग जब भी अल-बरूनी की किताब पढ़ते हैं तो हमको उसके बारे में बहुत सारी जानकारी इंडिया के बारे में लगती है, तो फोर्थ इज द करेक्ट, है ना। और इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री इसमें डिस्क्राइब नहीं की गई है अल-बरूनी ने, ना ही उसने इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ कहा है। इट इज करेक्ट आंसर इज 4 अलोन।
चौथा स्टेटमेंट ही सही है, बाकी स्टेटमेंट कंप्लीटली सही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। इब्न बतूता कहां से आया था इंडिया में? तो ये आया था मोरक्को से, ठीक है। और ये किसके पीरियड में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम था जोना खान, इसका नाम था जोना खान। इसके टाइम पीरियड पर ये आया था और इसका जो रूलिंग पीरियड है वो था 1325 टू 1351, इसका रूलिंग पीरियड है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके समय पर बहुत सारे काम हुए। जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक था तुगलक डायनेस्टी का दिल्ली में, तो उस समय कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का प्लान किया गया और उसी समय कॉपर कॉइन्स नए चलाए गए, जो मतलब कहते हैं उसको सिंबॉलिक कॉइन्स थे, जो थे इंडिकेटिव कॉइन्स थे, वो सर्कुलेट किए गए। और इसी के टाइम पर साउथ में नॉर्थ इंडिया की इनकॉम्पिटेंसी के कारण से बहमनी किंगडम्स की स्थापना हुई, बहमनी किंगडम की स्थापना हुई और विजयनगर किंगडम की भी स्थापना हुई। तो ये सब इसकी इनकॉम्पिटेंसी के कारण से देखा गया, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, Who among the following were called new Muslims during the reign of Jalaluddin Firoz Khilji? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब पावर में था तो उस समय मंगोल्स ने भारत पर अटैक किया, मंगोलियंस ने। और मंगोलियंस अटैक करने के लिए जब आए थे तो उसमें उल्गू खान भी था। वह उल्गू खान जब फिरोज शाह तुगलक जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से लड़ा तो वहाँ पर उसके कमांडर के साथ युद्ध हुआ और वो लगभग बराबर की स्थिति में आ गया। तो बहुत सारे मंगोल्स इंडिया छोड़ के चले गए, लेकिन उल्गू खां वहाँ पर दिल्ली में उसने रहने का मन बना लिया और अपने कुछ लोगों के साथ वो वहीं रहने लगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी, उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया और उनको रहने के लिए एक जगह बनाई जिसका नाम था मुगलरपुर। और यहाँ जितने भी मंगोल्स रहते थे उनको नवीन मुसलमान कहा गया, नवीन मुसलमान या न्यू मुस्लिम्स, ये टाइटल उनको दिया गया, ठीक है। तो मंगोलों को ही नया मुसलमान कहा गया उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पर। नेक्स्ट, with reference to the medieval Indian rulers, which of the following statement is correct? मध्यकाल के राजाओं के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? बलवन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस इन हिज मिलिट्री। नहीं, ये कार्य किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप ए सेपरेट आरिज डिपार्टमेंट। इसने सेपरेट आरिज का डिपार्टमेंट बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने? नहीं, ये उस समय नहीं बना, ये बहराम शाह के टाइम पर बना था। फिरोज तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। दिस इज द राइट। फिरोज शाह तुगलक ने दास व्यवस्था, स्लेव्स, गुलामों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था। दिस इज द करेक्ट वर्ड। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द मिलिट्री। नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ओनली द स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए या गुलामों के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया था। इसने डिपार्टमेंट इसके लिए ही नहीं बल्कि इसने एक मुफ्त का अस्पताल भी बनाया था, मुफ्त का अस्पताल जिसको कहते थे दीवान ए मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज। इसके अलावा उसने हॉस्टल्स भी बनवाए, उसने कैनाल्स भी बनवाए, कैनाल्स, एंड ही फाउंडेड सिटीज जस्ट लाइक जौनपुर। उसने जौनपुर शहर की स्थापना भी की। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर तुगलक डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चरल वर्क हुआ, डेवलपमेंट हुआ।
एंड ही ट्राइड टू गेन रीइंस्टॉल द पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसने दिल्ली सल्तनत की पावर को फिर से सेटअप करने के लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम तैयार किया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। आगरा शहर की स्थापना दिल्ली के कौन से सुल्तान ने की? दिल्ली शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की। सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। ठीक है, आगरा की स्थापना। आगरा को फिर बाद में सुल्तानों ने अपनी राजधानी बनाया, तो इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी ऑफ लोदी डायनेस्टी 1504। Got it? Next. Under Delhi Sultanate, which of the following land was under the direct control of the Sultan and the revenues collected were spent on the maintenance of royal court and household? सल्तनत काल से ये परंपरा थी, जो जमीन होती थी, जो लैंड का जो एरिया होता था, उसके सेगमेंट डिवाइड कर दिए जाते थे। एक सेगमेंट को कहते थे खालसा, खालसा। एक जो सेगमेंट होता था उसको कहते थे इनाम। एक जो सेगमेंट होता था उसको कहते थे इक्ता। खालसा, इनाम, उसको कहते थे इक्ता। और एक जो था उसको कहते थे जागीर, या कुछ अलग नाम से उसको जानते थे, कहीं मिल्क भी कहते थे उसको। तो खालसा ऐसी होती थी जो सीधे के सीधे सुल्तान के कंट्रोल में रहती थी। ठीक है। इनाम वो होती थी जो रिलीजियस मैटर में यूज की जाती थी, रिलीजियस मैटर में। इक्ता वो होती थी जो नोबल मैन के या कोर्ट मैन को दी जाती थी, और ये लोगों को खैरात में दी जाने वाली जमीन होती थी। तो इक्ता, खालसा वाज द लैंड विच वाज इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ किंग। और किंग उस समय कौन था? सुल्तान। और ये जमीन से जितना भी पैसा आता था वो रॉयल ट्रेजरी में जाता था, जिसका यूज सुल्तान के पर्सनल खर्च पर और रॉयल मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता था। तो खालसा को बहुत सारे राजाओं ने बड़ा कर लिया था, कुछ लोग खालसा को छोटा रखते थे। अगर खालसा बड़ा है, इसका मतलब है रॉयल हाउस की इनकम काफी अधिक है, रॉयल हाउस की इनकम काफी अधिक है। द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम वाज। जब उत्तर में दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ने लगी थी, वीक हो रही थी, एट द सेम टाइम पर वहां पर दक्षिण भारत में एक नया किंगडम बना जिसको कहते थे बहमनी किंगडम, और उसको बनाने वाला था अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसने अगस्त 1402 में आकर के एक बहमनी किंगडम बनाया और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया, गुलबर्गा को अपनी कैपिटल बनाया। ये बहुत पावरफुल किंगडम था साउथ इंडिया का, और इसका इमरजेंस तभी हुआ जब दिल्ली बहुत कमजोर होने लगी तब। नेक्स्ट, तरफ इन द बहमनी किंगडम सिग्निफाइड। तरफ किसे कहा जाता था? ट्रांजिट टैक्स को, गोल्ड कॉइन्स को, या फिर लॉर्ड ग्रांट को, या प्रोवेंस को? अगर आप देखेंगे बहमनी किंगडम में, तो ये पूरा का पूरा बहमनी किंगडम है, बहमनी किंगडम। इस किंगडम को छोटे छोटे प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, जिन्हें कहते थे तरफ, तरफ। तो ये क्या हुए? प्रोविंस, ये प्रोविंस होते थे। तो सही आंसर होगा प्रोविंस। यानी बहमनी किंगडम में जो किंगडम का जो डिवीजन करते थे तो वो प्रोविंस में करते थे, जिन्हें तरफ कहा जाता था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान इन्वोक्ड पर्शियन मोनार्किकल ट्रेडिशन एंड एडजस्ट देम टू इंडियन मिले? किसने फारसी राजत्व सिद्धांत को, फारसी परंपरा को दरबार पर लागू करवाया? तो इसको लागू करवाने वाला इनमें सबसे पहले था, इसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। नहीं, पर्शियन कल्चर ट्रेडिशन इन्वोक्ड एंड एडजस्ट देम टू इंडियन बिलीफ। इल्तुतमिश ने किया था, है ना। पर्शियन कल्चर था, उसको साथ उसने सबमर्ज करके जो कल्चर बनाया उसको इल्तुतमिश का कल्चर कहते थे। इल्तुतमिश ने एक नया कल्चर को जन्म दिया जो टर्किश था, लेकिन इल्तुतमिश उस कल्चर को बहुत ज़्यादा रिजिडली नहीं बनाया, उसने उसके एक सॉफ्ट
वर्जन तैयार किया स्कल्पचर का। नेक्स्ट, सुल्तान हु डिसेक्रेटेड द पुरी जगन्नाथ टेम्पल एट ज्वालामुखी। देखिए, पुरी जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? ओडिशा में, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर कहां पर है? नगरकोट, नगरकोट गुजरात में, है ना। इन दोनों ही मंदिरों पर आक्रमण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए कार्यों में, जब उसने एम्पायर किया था, तो ये दो बड़े काम है उसने किए थे। एक था जगन्नाथ टेम्पल और एक था ज्वालामुखी टेम्पल। ज्वालामुखी टेम्पल, इन दोनों को उसने नष्ट करने का, ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था, और ये आरोप फिरोज शाह तुगलक पर लगाया जाता है। नेक्स्ट, Who among the following Sultan introduced the professional course in education? एजुकेशन के लिए प्रोफेशनल कोर्स किसने शुरू किया? तो मैंने जैसे कि बताया कि अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए जो सबसे अच्छा काम है वो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया है। फिरोज शाह तुगलक। तो मध्यकाल में जितने भी कार्य थे, उन कार्यों को सबसे अच्छे तरीके से करने का जो काम किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। वेलफेयर जितने भी काम थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक का एक काम और याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के पिलर्स को ट्रांसफर करवाया था, अशोक के स्तंभ को। पहला मेरठ से दिल्ली, दूसरा टोपरा से दिल्ली, और तीसरा इसने किया था फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, कुतुब मीनार पर निर्माण करवाया। कुतुब मीनार पर एक और मंजिल का निर्माण करवाया। तो ये फिरोज शाह तुगलक के कार्य। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अफगान रूलर्स? भारत में अफगान रूलर्स जो आए थे सबसे पहले, उनमें पहला था बहलोल लोधी, वो था 1451 टू 1489। उसके बाद आया सिकंदर लोधी 1489 टू 1517। देन इब्राहिम लोधी 1517 टू 1526। ये भारत में शासन करने वाला था। तो बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम, तो ये है बहलोल, ये गलत हो गया, बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम। बहलोल लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। दिस इज द बहलोल, सिकंदर। सिकंदर लोधी का एक उपनाम भी था, उसका एक दूसरा नाम भी था, उसको गुलरुखी कहते थे, उसको गुलरुखी के नाम से भी जानते थे सिकंदर लोधी को, ठीक है। नेक्स्ट, कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर्स हैव बीन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी? इनमें से किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति प्राप्त होती है? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, इल्तुतमिश नहीं, मोहम्मद गौरी। इसका सही उत्तर था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम पर जो सिक्के डेवलप किए गए, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो हमारे भारतीय परंपराओं से मेल खाती हैं। Who was the founder of गजपति डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा? 11th-12th सेंचुरी में उड़ीसा में दो किंगडम थे। उन किंगडम में एक बड़ा किंगडम था गजपति किंगडम, जिसको बनाने वाले थे कपिलेंद्र, जिन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बहुत अधिक शासन किया है, आक्रमण भी किए हैं। कपिलेंद्र ने पल्लवों के साथ, राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध लड़ने का प्रयास किया है। तो कपिलेंद्र वाज द फाउंडर ऑफ गजपति डायनेस्टी इन उड़ीसा। नेक्स्ट, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? इसका मतलब है सिकंदर, सिकंदर, ठीक है ना। अब सिकंदर अलेक्जेंडर को ही कहते हैं। तो दिल्ली के जो जितने भी सुल्तान थे, उनमें एक सुल्तान था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी।
और इसने ही अपने आप को टाइटल दिया था सिकंदर द ग्रेट, इधर अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर महान या सिकंदर द्वितीय के नाम से उसको जाना जाता है, या कुछ लोग उसको सिकंदर सानी भी कहते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ पुष्टि मार्ग? पुष्टि मार्ग ये भारतीय दर्शन का एक परंपरा थी और जिसको बनाने वाले थे माधवाचार्य। माधवाचार्य ने इस दर्शन को डेवलप किया। ठीक, नेक्स्ट। तो ये थे हमारे इस्लामिक इमरजेंस के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में और पोस्ट गुप्ताज के बारे में प्रश्नों की सीरीज। इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिन प्रश्नों को डिस्कस किया गया है, जिन ऑप्शन को डिस्कस किया है, उनको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करने के लिए बहुत लाभकारी होने वाले हैं। तो इनको एक बार फिर से देखें और सुने और चीज़ों को दिमाग में मेमोराइज करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक के लिए थैंक यू।